चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं, जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे। सब हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। इमरान प्रतापगढ़ी जी 15 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय, वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थी। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थीं। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। सभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है ये शब्द। सोच रहा हूं देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आखिर किसकी संतुष्टि? जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो, जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उसमें मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था 40 लाख लोगों में? सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले से आगे के लोग थे। सभापति महोदय, कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी इस बजट को मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने वाला बजट बता रही हैं। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाले सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की।
जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लूटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? सभापति महोदय, 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जोह रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। सभापति महोदय, ये तो राहुल जी का असर है। कौन सा शब्द सर, कौन सा शब्द? झूठ। ठीक है सर, मिथ्या बोल करके, जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। ये राहुल जी का असर है। जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, अखिलेश जी आपको याद होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 30 जनवरी 2024 को बिहार के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखाना को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। ये उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। सभापति महोदय, बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में अपने इन्हीं हाथों से राहत सामग्री बांटी है मैंने। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है, घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी। आज फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, दामन फैला करके, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? ये मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटकर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर देना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देना, नई मंजिल योजना बंद करना, धरोहर योजना बंद करना। 2024-25 के बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए 3,183 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन देश को हैरत होगी कि बाद में समीक्षा करके लगभग आधा कर दिया गया, 1,868 करोड़ रुपए। मुझे सरकार से पूछना है कि कौन संतुष्ट हुआ? इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ या आप संतुष्ट हुए? किसका संतुष्टिकरण? सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ही ने 1 मार्च 2018 को किंग अब्दुल्ला को, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को मेहमान बना करके इसी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देना चाहता हूं। कंप्यूटर देने की बात तो छोड़िए, पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उसको भी छीन लिया आपने। किसको संतुष्ट करने के लिए? हम समझते हैं इस साजिश को। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। सभापति महोदय, मैं तो वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शायद आपको पता ही नहीं है कि गृहस्थी चलाने वाली एक गृहिणी की मुश्किलें क्या क्या होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वो किचन में सब्जी
बनाने के लिए कड़ाई में तेल डालती है तो उसके साथ उसके आंसू भी गिरते हैं। सभापति महोदय, शायद उन्हें पता भी ना हो कि एक छोटी सी गाड़ी और एक छोटे से फ्लैट का ईएमआई भरने के बाद इस देश का एक गरीब इंसान जब अपने बच्चों की फीस भरने के बारे में सोचता है तो उसे कितनी खुशियों का गला घोंटना पड़ता है। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच करके बिटिया की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बर्बाद देखता है तो कितनी रातें सो भी नहीं पाता है। सभापति महोदय, शायद वो कभी इस पीड़ा को समझ ही नहीं पाएंगी कि परिवार के किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो घर और जमीनें गिरवी रख उठती हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता। सभापति महोदय, इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे। सभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे दो किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। मेरे कानों में सुषमा स्वराज जी की आवाज गूंज रही है। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1.58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, ना प्रधानमंत्री की गरिमा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, यूपी का बनारस हो, मुआयमा हो, मुबारकपुर हो, रांची का छोटा नागपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, हर जगह बुनकरों की उम्मीदें तोड़ रही हैं, लेकिन इस सरकार के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, कानपुर का चमड़ा उद्योग, सहारनपुर का लकड़ी उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, सब सरकारी प्लानिंग से तबाह हो रहे हैं। इन तमाम के बीच सरकारी सपोर्ट से बस एक उद्योग फल फूल रहा है, नोएडा का नफरत उद्योग। सभापति महोदय, जिस देश में 40 से 45% मेडिकल फैकल्टी की सीट खाली हो, वहां बजट में 75,000 नए मेडिकल सीट्स का ऐलान हो रहा है। सरकार बहादुर, कम से कम इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को तो मूर्ख समझना बंद करिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। पहले 7500 मेडिकल सीट्स बाद में बनाइएगा, पहले जो एम्स में 2161 पद खाली पड़े हैं उनको तो भर दीजिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। सभापति महोदय, फिर झूठ आया है, मैं उसे मिथ्या कर दे रहा हूं। शायरी में बार बार आ जाता है, क्या करूं महोदय। काश ये बजट, सभापति महोदय, वो एक शब्द मैं मिथ्या कर दे रहा हूं सर, वो एक शब्द को हटा दीजिए। ध्यान रखें, ऐसे जो भी शब्द होंगे आपके वहां। सभापति महोदय, काश ये बजट बीपीएससी के पेपर लीक की शिकायत करने वाले नौजवानों पर बरसती हुई पुलिस के लाठियों पे, जख्मों पर मरहम लगा पाता। सभापति महोदय, पिछले 80 दिन से 70 साल का एक बुजुर्ग एमएसपी की लीगल गारंटी मांगता हुआ आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। काश ये बजट किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की टूटती हुई सांसों की पीड़ा सुन पाता। काश ये बजट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली, कोटा, पटना, अहमदाबाद जैसे शहरों में, इलाहाबाद जैसे शहरों में किताबों के साथ गल रहे युवाओं के सपनों को जिंदगी दे पाता। काश ये बजट वंदे भारत के सुनहरे विजुअल के बजाय देश की गरीब जनता को कुछ और पैसेंजर ट्रेनें दे पाता। काश ये बजट सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकटों में मिलने वाली रियायतें वापस लौटा पाता जिनको सरकार ने कोविड के नाम पे छीन लिया था। काश ये बजट किसानों की राह में कीले नहीं बल्कि कालीन बिछाने वाला बन पाता। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा?
थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू किस शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं आपके सामने खड़ा होकर के एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, एक फकीर सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और उसे सोता देख करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। सभापति महोदय, गरीब जनता को लात मारना बंद करिए। यह अमीरों के लिए बनाया गया बजट है, यह निराशाजनक बजट है। हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे, यह अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर के देश की वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपने अल्पसंख्यकों के बजट में जो कटौती की है उसको बहाल करिए। आपने मनरेगा को जो स्थिर रखा है उसका घाटा 9,754 करोड़ है, कम से कम उतना बढ़ा करके फिर से उसे बहाल करिए। नौजवानों के लिए रोजगार दीजिए, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। यही मैं आपसे अपील कर रहा हूं। धन्यवाद सर, आपने इतना जो कल रात में 12 स्टूडेंट्स के ऊपर सस्पेंशन का नोटिस आया है, बिना किसी कमेटी बिठाए, बिना किसी के बात किए हुए। उनमें से 2 स्टूडेंट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी थी, जिस नोटिस आया था डिसिप्लिनरी कमेटी का। उसके बाद हमने 10 तारीख को प्रोटेस्ट शुरू किया। कल रात में 12 बजे 2 और लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी का नोटिस आया। उसके बाद 2 घंटे बाद ही 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और जब हम कंप्लेंट देखते हैं, जो सस्पेंशन का नोटिस देखते हैं, उसमें है कि वेंडलिज्म किया गया है गेट नंबर 8 पे जो जगह है, लेकिन प्रोटेस्टर्स वहां पे गए ही नहीं। हम लोग गेट नंबर 7 पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो जगह मेंशन की गई उसमें हम थे नहीं। हम पुलिस को और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि आप सबूत पेश करिए कि हमने कहा वेंडलिज्म किया, हमने ऐसा नहीं किया है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद सुबह 5:30 बजे जितने भी प्रोटेस्टर्स वहां पे थे, जिसमें महिलाएं थी, उनको डिटेन किया गया, उनको यहाँ पे लाया गया। सुबह 5-5:30 बजे के करीब जामिया के गार्ड्स ने पहले उन लोगों को कैंपस के बाहर एविक्ट किया। लोग सो रहे थे, उनको उठा के कैंपस के बाहर एविक्ट किया, फिर पुलिस ने उनको डिटेन किया है। पुलिस गई थी, बट जामिया के गार्ड्स ने ज्यादातर स्टूडेंट्स को उठा के बाहर फेंका है। फिर उसके बाद हमने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया, हमें पता चला कालका जी आई है एक गाड़ी, और हमने जो गाड़ी आई थी कालका जी लेकर के उसके ड्राइवर से बात की। उसने एक्सेप्ट किया कि बच्चे अंदर हैं, स्टूडेंट्स अंदर हैं, हमारे साथी अंदर हैं। लेकिन पुलिस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि लोग अंदर हैं। और कितने घंटे हो गए अभी छात्रों को हिरासत में लिए? 5 बजे लिया था और 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो 5.5-6 घंटे हो गया है हिरासत में लिए हुए। और हमें कोई पता नहीं है कि लोग कहाँ हैं, पुलिस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये हम लोग इतना टेंशन में, हमारी किसी से बात नहीं हो रही है, किसी का फोन नहीं लग रहा है, लोगों का फोन ऑफ आ रहा है। लोगों के साथ क्या होगा हमें नहीं पता है। कितनी संख्या इन छात्रों की? 20 है? 20 के आसपास, 18-20 के आसपास स्टूडेंट्स की संख्या है। और हम कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, लोगों का लगातार फोन ऑफ जा रहा है। ऐसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस कैंपस के अंदर से 20 छात्र गायब हो जाते हैं। और छात्रों से बात करें, क्या नाम हुआ आपका? जी पुष्कर हमारा नाम। पुष्कर, जैसे कि अंजलि भी बता रही हैं
कि 5:30 बजे करीब जो छात्रों को हिरासत में लिया गया, अब तक छोड़ा नहीं गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन से जब हम लोग बात करें तो वो ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पे तो है ही नहीं बच्चे, और ये भी बता रहे हैं कि दूसरा जो पुलिस थाना है उसकी जानकारी आपको दी गई। तो क्या वहाँ पर भी दूसरे पुलिस थाने में भी आप छात्रों ने जाकर देखा है? ये पूरा सिस्टम ही अनअकाउंटेबल है, चाहे वो जामिया की प्रशासन हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। आप जब आपसे कुछ पूछते हैं, आप आम पूछेगा तो इमली जवाब देता है। तब ये बताइए, अगर उन्होंने सुबह 5 बजे उठाया है, हमने उन्हें फॉलोअप किया है, लास्ट फॉलोअप में यहाँ पे छात्रों को लाया गया है। उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ड्राइवर से भी हम लोगों की इनफॉर्मल बात हुई थी। ड्राइवर्स ने बताया कि यहाँ पे 4 छात्रों को डिटेन किया गया है और यहाँ पे रखा गया है। जी, मतलब 4 छात्रों को यहाँ, तो कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 15 से 20 है। जी, हम लोग 3 दिन से पिछले प्रोटेस्ट में हैं लगातार। मैं भी हूँ, मैं जगा हुआ हूँ, लगातार 3 रात से जगा हुआ हूँ। और पूरी तरह से मतलब किन मुद्दों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे 10 तारीख से? 10 तारीख से हमारा मुद्दा यही था, जामिया प्रशासन ने एक मेमोरेंडम निकाला था कि आप जामिया में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो 2019 में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जामिया पे जो ब्रूटल अटैक किया था, उसको हर साल हम एक रेजिस्टेंस डे के रूप में मनाते हैं। रेजिस्टेंस डे, जब भी अटैक होगा जामिया रजिस्ट करेगी, जामिया रजिस्ट करती रही है, आगे भी रजिस्ट करेगी। तो उसी दिन जब हम लोगों ने 15 तारीख को रजिस्ट करने का उस प्रयास किया, रेजिस्टेंस डे के रूप में उसको मनाने का प्रयास किया, तो जामिया ने मेंटेनेंस डे के नाम पे जामिया ने पूरी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया। उसके बाद हमने उस रेजिस्टेंस डे को 16 तारीख को फिर से मनाया। उसके बाद जो भी 2 स्टूडेंट्स हैं, जो भी दो स्टूडेंट्स हैं जिन पे डीसी है, डिसिप्लिनरी कमेटी का एक्शन है। एक सीरीज ऑफ एक्शन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिव्यज्योति है। ये एक सीरीज ऑफ एक्शन होता है। पहले जामिया प्रशासन आज एक ट्वीट करती है और कहती है कि इन्होंने हमें परमिशन नहीं मांगा। 2022 से एक मेमोरेंडम है जिसमें क्लियर कट मेंशन है कि आप प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं मांग सकते। तो ये फर्जी बात है। दूसरी बात, पहले हमने कॉमेमोरेशन किया, उसके बाद इन्होंने हमें शो कॉज दिया, जो कि हमेशा देते हैं। हमने उत्तर भी दिया, पर लेकिन ज़बरदस्ती इनका एडमिशन हटवाने के लिए वो उत्तर से सेटिस्फाई नहीं हुए और ये अभी ये डीसी बिठाने के मूड पे हैं। जो आरोप आज सुबह ही जामिया प्रशासन ने जानकारी दी है मीडिया को भी, उसमें लिखा है कि जो हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने लास्ट 2 डेज में, बीते 2 दिनों में वैंडलिज्म किया है। जो यूनिवर्सिटी की कैंटीन है, सेंट्रल कैंटीन, उसका गेट तोड़ा, सिक्योरिटी के एडवाइज़र को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। इन सब पर क्या कहेंगे? ये आरोप क्यों लगाए? मैम, एक बात आप क्लियर कहते हैं कि अगर जामिया इतना सब कुछ बोल रही है तो प्रमाण दे। प्रथम बात बताते हैं, बच्चे जो थे वो रात भर, हम खुद बैठे हुए हैं लोगों के साथ, रात वो उसी जगह पे बैठे हैं, वही खाते थे, वही बैठते थे, सब कुछ करते थे। यहाँ तक कि जामिया प्रशासन ने टॉयलेट्स तक बंद कर दिए। वहाँ पे लेडीज़ भी बैठी हुई हैं पूरी रात भर और रातों तक टॉयलेट्स बंद रही, कोई बच्चे ने कुछ नहीं किया है। दूसरी बात, रिसेंटली जामिया के अंदर 2 पर्सनल इंडिविजुअल्स के बीच फाइट हुआ था। उस फाइट का वो आउटकम है, वो प्रोटेस्ट का आउटकम नहीं है, उस फाइट का आउटकम है। तो हमारे आपसे बात करें, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सनम है, मैं भी जामिया की छात्र हूँ और मैं SFI से हूँ। बेसिकली जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने वैंडलिज्म किया है और वो पिछले कुछ दिन से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे और गार्ड्स के साथ कुछ झड़प हुई स्टूडेंट्स की, और जिसकी वजह से कि जो है प्रोटेस्ट को उन्हें डिस्टर्ब करना था, क्योंकि ये एकेडमिक एटमॉस्फेयर को स्टूडेंट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। बात सच ये है कि जामिया का एक तरीका है कि जहाँ पे बच्चा स्टूडेंट 2 जमा होकर आवाज़ उठाना शुरू करता है, सबसे पहले कैंटीन बंद कर दी जाती है। एक नोटिस आता है या एक पोस्टर हम निकालते हैं कि कल को हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि किसी भी रीज़न को लेकर, अगले दिन पूरा कैंपस बंद हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है उसको रीडिंग रूम का एक्सेस नहीं है, हॉस्टल के बच्चों को कैंटीन का एक्सेस नहीं है। ये क्या जामिया एडमिन कर रहा है? और लेकिन हमने जैसे देखा कि कितना जायज़ है पुलिस को इन्वॉल्व करना। क्या जामिया का अपना जो प्रशासन है, जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था का प्रशासन है, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो इतना इनफ नहीं है क्या, जो बार बार उन्हें प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है और दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़ती है? देखिए, जामिया में पिछले 3 साल से मैं भी स्टूडेंट और मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा भी कुछ होता है, बाहर पुलिस की छावनी बना दी जाती है, ड्रोन्स आ जाते हैं, राइट कंट्रोल व्हीकल आ जाती है। तो मतलब स्टूडेंट्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको पूरा राइट कंट्रोल व्हीकल और इतनी बड़ी छावनी बनाने की जरूरत पड़ी है एक यूनिवर्सिटी के बारे में? मतलब आपने आइडियली किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पुलिस अलाउड नहीं है।
आप बाहर से बच्चों को डिटेन करते हैं, तो उसमें जामिया एडमिन क्या करता है कि गार्ड से अंदर खिंचवा के बच्चों को बाहर लाता है। और ये पहली बार नहीं है। 2021 में BBC डॉक्यूमेंट्री का एक टाइम था जब एक पोस्टर स्क्रीनिंग रिलीज हुई थी, उसमें बच्चे अपनी क्लास कर रहे थे जिसमें जामिया एडमिन और प्रॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। उन स्टूडेंट्स को बाहर जबरदस्ती खींच के लाया गया था, पूरे कैंपस में घुमवा के भगवा के गार्ड्स ने उनको पकड़ा, बहुत ही बुरे तरीके से ब्रूटली उनको गेट के बाहर लाए और वहां से दिल्ली पुलिस को वो स्टूडेंट्स दे दिया। और सनम, मैं ये भी पूछ रही हूँ कि अब लगातार ये जो पुलिस वाले हैं सभी ऑफ रिकॉर्ड तो यही जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, लेकिन बच्चे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और आप लोगों को क्या जानकारी ये लोग दे रहे हैं? देखिए, हम एक बात बोलेंगे, जब हमारे जो साथी हैं उनके फोन्स तक हमें नहीं पता है कि मतलब फोन्स तक ऑफ हो गए। डिटेंशन में फोन ऑफ नहीं होता है। कितनी संख्या है इन साथियों की? 15 से 20 स्टूडेंट्स। लिस्ट है आपके पास उन बच्चों की? हाँ, हम लोगों के पास लिस्ट भी है कि कौन है वो स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना डिटेंशन में कि आप फोन हटा दें। ये भी स्टूडेंट्स हैं जिन जो मतलब दिल्ली के नहीं होंगे, उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन जाननी है कि वो कहाँ है। ये बच्चे गायब हैं और मैं वही बोल रही हूँ कि ये पहली बार नहीं है। BBC डॉक्यूमेंट्री के टाइम पे भी जो 7-8 बच्चे SFI के थे और वो और दिव्या भी उसमें था, उसमें जब इन लोगों को लेके गए थे पहले आप? हमें पहले तो 6 गाड़ी बदली और पहली गाड़ी से कालका जी से चेंज करके दूसरी गाड़ी बदली आपकी आश्रम के पास। कितने घंटे रहे थे पहले आप? हम लोग उस टाइम पे 24 से 36 घंटे हो गए थे।